काइनेटिक्स का सेकंड पार्ट आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स लिखा है, जो मैं बहुत जल्दी मिटा दूंगा। और आज हम लोग जो जो पढ़ने वाले हैं उसके पहले थोड़े क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे उसके आगे ही आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप पहली बार हमारे वीडियो पे आए होंगे या पहली बार आप ये देख रहे होंगे तो आपको पुराना कॉन्सेप्ट एकदम नहीं आ रहा होगा। तो ठीक इसके ठीक पहले आप देख सकते हैं मैंने केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1 करके एक वीडियो अपलोड किया है, उसको अगर आप देख लेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। बट अगर आप इस पे आ गए हैं तो हमें अच्छी तरह पता है कि आप नहीं जाएंगे पीछे। तो हम कोशिश करेंगे कि पिछला वाला भी इसी में कवर कर दें इन द सेंस क्वेश्चन के वक्त जो थोड़ी सी थ्योरी बहुत डिटेल में समझाते हैं उसको मैं छोटे में बता दूंगा। तो थोड़ा सा पुराने वाले पर भी बात कर लेते हैं नए जाने के पहले, ठीक है। तो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स के यूजेस क्या है, ये चैप्टर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स में रेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। और कोई भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस, ये सारी चीजें कैसे होती हैं। जिसमें हम लोगों ने दो टर्म और पढ़ा था, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, कि एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। तो एवरेज जो हम लोग पूरी जिंदगी से जानते आ रहे हैं, एवरेज क्या होता है, किसी टाइम इंटरवल में अगर हम कुछ निकालते हैं उसको हम एवरेज बोलते हैं। रेट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो टाइम इंटरवल। अब जैसे आपसे एवरेज बोलेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि हाँ एवरेज हाइट सारे लोगों की क्या होगी, तो सबसे टॉल स्मॉल सबको लेंगे तो बीच में जो आता है वो आ जाता है एवरेज हाइट। बट अगर हम टाइम के हिसाब से बात करें, रेट में एवरेज की बात करें, तो एक टाइम इंटरवल में हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि dt। अब देखिए जो पुराना था कि जब हम एवरेज रेट की बात करते हैं तो डेल्टा टी पे हम बात करते हैं, जो कि एक वैल्यू होता है। अब जैसे ही हम इंस्टेंटेनियस पे आते हैं तो डेल्टा टी कन्वर्ट हो जाता है dt में। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाता है। अगर टाइम बहुत ही छोटा ले ले, दो टाइम के बीच का गैप हम बहुत छोटा ले ले, टेंडिंग टू जीरो, इट्स लाइक जीरो से एकदम नियरेस्ट वाला नंबर, तो 0.0001, ठीक है। तो इतना छोटा नंबर अगर हम ले ले तो डेल्टा टी कन्वर्ट हो जाता है dt। तो dt आते ही हमारा क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस हो जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आज हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस के ऊपर, जो आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी डिस्कस करने से ये अच्छा होता है कि आपके अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और बोर्ड वोर्ड की चीजें भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक इंस्टेंटेनियस देखते हैं या एवरेज ही देख लेते हैं। एवरेज के लिए बता देते हैं। देखिए एवरेज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4.1, बहुत ही लंबा टेबल है जिसमें टाइम पे इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, 0 पे, 50 सेकंड पे, 100 सेकंड पे, 150, 200, इस तरह पूरा एक टेबल बनाया है। सारा एक टेबल पे टाइम दिया हुआ है। उसके ठीक बगल में ये कॉन्सेंट्रेशन का भी टाइम दिया, T1 T2। अब रेट निकालने के लिए क्या होगा, अगर रेट एवरेज निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन का माइनस, यानी कि हमारा क्या होता है, अगर आप पुराना वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, बट ऐसे भी क्या होता है मैं बता देता हूं, C2 यानी कंसेंट्रेशन सेकेंड टाइम पे माइनस कंसेंट्रेशन फर्स्ट टाइम पे रेट रिएक्टेंट का अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये हमारा आर एवरेज होता है। ऐसा ही क्वेश्चन दिया है जिसमें टेबल बना के C2 दिया हुआ है, C1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है। तो ये प्रैक्टिस के लिए है। तो आपका जो टेबल नंबर 4.1 वाला क्वेश्चन है, आप सारे लोग प्लीज इसको एक बार कीजिए और मेरा यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा या डाउट होगा, ठीक है। अब जैसे इस चीज को देख रहे हैं, ऐसा ही इन्होंने एक ग्राफ बनाया है, इंस्टेंटेनियस का बनाया है कि ऐसे ग्राफ प्लॉट कर दिया। रुकिए थोड़ा नीट एंड क्लीन वर्क करते हैं। अब केमिकल काइनेटिक्स आप समझ चुके हैं कि चल रहा है, ठीक है। तो एक इन्होंने फिर से एक टेबल बनाया हुआ है, एक टेबल ऐसे बना के, ठीक है। इस तरफ टाइम दे दिया इन सेकेंड कि टाइम कैसे अपना हो रहा है, और इस तरफ दे दिया कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोलरिटी होती है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया है। एक ग्राफ प्लॉट करने के बाद इसके कुछ कुछ समय पे जो जो ये ग्राफ का टाइमिंग है वहां पे इन्होंने कुछ कुछ वैल्यूज दे दी है, ठीक है। तो आपसे किसी भी एक टाइम पे पूछ लेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहां पर अगर ये 600 सेकंड है, क्वेश्चन में जो गिवन मैं वो बता रहा हूं आपको, 600 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस रेट आपसे पूछे हैं, ठीक है, और 600 सेकंड यहां है, तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा इस जगह पे वही तो आपका होगा, उसको आप डिवाइड कर देंगे। वो सेम चीज अगर इस वाले पॉइंट पे जो ये वाई एक्सिस पे
जहां पे 600 सेकंड पे एक्स एक्सिस से आपने लाइन खींचा और वो इस ग्राफ को कट की, और इस कट से अगर आप वाई एक्सिस पे पैरेलल लाइन खींचेंगे तो वो जहां कट करेगी, अब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम यही होता है आपके इंस्टेंटेनियस। और एवरेज क्या होता है? एवरेज होता तो हम इतने टाइम पे बात करते हैं, जैसे हम यहां से यहां तक का बात करते हैं तो 2 टाइम आता। कलर चेंज करते हैं ताकि आप समझ सके, ठीक है, 2 टाइम की बात होती है। अगर हम इतने दूर का आपसे पूछे कि रेट क्या होगा, तो देखिए 2 टाइम आएगा, 2 कंसंट्रेशन आएगा, इनके बीच में जब आप डिफरेंस निकालोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस पे किसी एक पॉइंट पे 600 पे, तो इन दोनों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है, उसको आप देखिए, वो बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये पूरा वीडियो देख लें और आप पहले वाले लेक्चर तक रह जाए। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो इसके बाद ही तुरंत आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम एक रिएक्शन लिख देते हैं यहां पे, एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन ले रहे हैं ताकि सारे लोगों के पास एटलीस्ट एनसीईआरटी तो होगा ही, ठीक है। मरकरी प्लस क्लोरीन हमारे यहां पे बन गया HgCl, मरकरी क्लोराइड मरकरी क्लोराइड बनता है, तो हमारा बन जाएगा HgCl2। अच्छा, दोनों आयोडीन भी है, क्लोरीन भी है, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन है। अब इसका रेट हमें लिखना है, अगर इस वाली चीज का हमें रेट लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। ये सबको ही पता होगा ना कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ओके। तो अब रेट लिखने जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, रिएक्टेंट क्या होता है, हमेशा डिसअपियर होता है, तो डिसअपियरेंस उसमें होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा बनता है, अपीयरेंस होता है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो ये दोनों चीजों को कैसे सेपरेट कर देगा, बस एक माइनस साइन के साथ ये दोनों चीजों को सेपरेट कर देगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। अगर हम मरकरी की केस में लिखें, यानी इसके केस में, इसके केस में अगर हम लिखें तो क्या होगा, ये घट रहा है लगातार, यानी माइनस ऑफ माइनस क्यू, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है, अपॉन डेल्टा चेंज इन एवरेज वाला जो साइन है, कॉन्सेंट्रेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कॉन्सेंट्रेशन बता देता है, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये किसका रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये मरकरी के केस में आ गया, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये Cl2 का अगर हम लिखें तो Cl2 के साथ भी क्या है, माइनस, तो आएगा, रिएक्टेंट है, फिर चेंज इन, तो चेंज इन भी हो गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो गया, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन डेल्टा टी, ये क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लोरीन के केस में ये हो गया, मरकरी के केस में ये हो गया। अब इन सबसे जो बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये बन रहा है, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव से रेट ऑफ चेंज, यानी रेट ऑफ चेंज आ गया डेल्टा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HgCl2 अपॉन डेल्टा टी, तो ये आ गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। इसी चीज के फॉर्मूला को पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। इस क्लास में बस हम आपको एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन गिवन होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे। मरकरी डिक्रीज हो रहा है, डिसअपियरेंस हो रहा है, तो या माइनस साइन के साथ डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मरकरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये रेट हुआ। क्लोरीन के साथ क्या, माइनस साइन के साथ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। HgCl2 के साथ क्या हुआ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HgCl2 अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा इस तरीके से हो गया। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो कुछ अलग चीजें बताएंगे। ये सारी चीजें लिखे रहने देते हैं अपनी मेहनत को कम करते हुए, ठीक है। एरो भी हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि अगला भी हम रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्या होगा, 2HI, ठीक है, ये गैसेस फॉर्म में है, रिएक्शन हो रहा है, सॉरी इतनी अच्छी ड्राइंग होने के कारण मुझे मिटाना ही पड़ेगा, H2 प्लस I2, ठीक है। ये हमारा आ गया, I2 हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है,
गैस फॉर्म में भी होता है, सिर्फ बॉन्डिंग के ऊपर है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए 2HI H2 और I2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जितना किधर से रिएक्टेंट साइड से जो भी चीजें ब्रेक हो रही है या फिर डिसअपियरेंस हो रही है या फिर जो रिएक्ट कर रही है वो प्रोडक्ट में बन रही है। बट यहां पे क्या है, यहां पे 2 मोल्स ऑफ HI है। तो अगर इसको हम अपने नॉर्मल मोल कॉन्सेप्ट से देखें तो क्या होगा कि 2 मोल्स ऑफ HI ब्रेक हो रहा है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ आयोडीन, ये दोनों आ रहा है। देख रहे हैं आप, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ आयोडीन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि HI को अगर हमने ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन फिर लिखा सेम, देखिए -9 रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। चलो भाई इसको हमने मान लिया कि सही है। अब प्रोडक्ट साइड चलते हैं तो बनेगा क्या, पॉजिटिव H2 डेल्टा टी, ठीक है। चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये प्रोडक्ट में तो प्लस अपॉन डेल्टा टी, और नीचे ये क्या आ जाएगा, डेल्टा चेंज ऑफ I2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये क्या बता रहा है, जितने मोल यानी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ये जो रेट है इसके ही ठीक बराबर ये H2 भी है। बट हमारे रिएक्टेंट में तो ऐसा नहीं है ना। रिएक्टेंट में क्या है, 2 मोल्स जब जा रहे तो 1 मोल ये बन रहे, पर यहां पे वो हमारी स्टैक्योमेट्री खराब हो गई एकदम कि यहां पे ये दोनों बराबर दिख रहे हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, अब अगर नॉर्मल हम देखो अभी समझाने की कोशिश करें तो मैथमेटिकल तरीके से समझाते हैं। नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मोल अपॉन वॉल्यूम वो हमारा होता है कॉन्सेंट्रेशन। अगर इन दोनों तरफ हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। वॉल्यूम अगर मान लेते हैं एक कंटेनर में ही कर रहे दोनों, क्लोज कंटेनर, तो वॉल्यूम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों साइड आ गया नंबर ऑफ मोल। अब सोचो इस चीज को, दोनों साइड नंबर ऑफ मोल आ गया क्योंकि वॉल्यूम बराबर है, डेल्टा टी बराबर है, सेम टाइम के लिए ना ये डेल्टा टी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ HI बराबर आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 के। ये चीज हमारा जो आया है ये तो यहीं से गलत हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ HI 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ आयोडीन जा रहा है। तो इस चीज को बराबर करने के लिए क्या होगा, सोचो, इसका HI का 1 मोल ले रहे हैं तब 1 मोल H2 बन रहा है, ऐसा तो है नहीं। हो क्या रहा है, 2 मोल्स ऑफ, अलग राइटिंग लिखते हैं, देखो 2 मोल्स ऑफ HI फॉर्म कर रहे हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। 2 मोल से 1 मोल हाइड्रोजन बन रहे। तो अगर इनको एक एक मोल पे करेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहां पे जैसे 1 है, ठीक है भाई, 2 मोल्स ऑफ HI बन रहे हैं 1 पे, और यहां पे क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल ऑफ HI 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये चीज जो गड़बड़ हो रहा है इसको बैलेंस करने के लिए ये जो 2 है, स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, तो ये 2 यहां पे डाउन में आ जाएगा। देखो अभी उसको दोनों तरीके से समझाएंगे तो आप समझोगे। देखो अभी क्या हुआ, इसके हिसाब से जब हमने इसको इस स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो हुआ क्या कि हाफ मोल ऑफ HI बराबर होगा H2 के और हाफ मोल ऑफ HI बराबर होगा I2 के। तो इसको अगर हाफ को 1 में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 2 से आप सारे रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दो, सारे इक्वेशन देखो, 1 मोल ऑफ HI इक्विवेलेंट होगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ I2 के। ऐसे ही चीज आपको ऊपर से दिख रहा है ना, क्वेश्चन देखो कि 2 मोल्स यानी 2 HI थे, वो टूटे तो 1 हाइड्रोजन बना 1 I2 यानी 2 I2। अब यहां पे क्या दिखा रहे हैं कि आधा जब HI टूटेगा तो 1 बनेंगे, बात तो वही बना, इसलिए 1/2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब इसको अगर मैं नहीं समझाऊं, आप नहीं समझे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्लास होता तो मैं समझ जाता, अगर आप नहीं समझे हो, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा होता है कि जो भी चीज यहाँ पे स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अभी भी अगर इसको नहीं समझे तो बस नेक्स्ट में एक एग्जांपल आपको रिएक्शन का दे देंगे, जो कॉमन रिएक्शन का एग्जांपल है वो तुरंत समझ जाओगे। तो एक बड़ा सा रिएक्शन लेते हैं हम, रेडॉक्स की भी मेरी पुरानी कुछ वीडियो से एक बड़ा सा रिएक्शन लिखते हैं, उसका रेट लिख देंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो अब सबको मिटाते हैं। तो देखो रिएक्शन एक बड़ा सा लिखते हैं, एनसीईआरटी है सब कुछ। 5 Br माइनस ब्रोमीन, ब्रोमाइड आयन है एक्वस सॉल्यूशन में, प्लस BrO3 माइनस, ठीक है ये भी एक्वस है, प्लस 6 हाइड्रोजन H प्लस आयन एक्वस, सब दे क्या रहे हैं प्रोडक्ट में 3Br2 3H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारे पास टोटल है। अब इस रिएक्शन के ऊपर हम लोग करने जा रहे हैं, आई होप ये खटा नहीं होगा। हाँ तो आप देख सकते हैं फिर भी 3H2O है, इसको अगर हम रेट लिखने जा रहे हैं, अब इसके रेट पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन, RXN मतलब रिएक्शन। तो सबसे पहले रिएक्टेंट पे आओ, इस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस, ठीक है अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन अपॉन डेल्टा टी। रिएक्टेंट है तो माइनस हो गया, बट 5 इसका जो कोफिशिएंट है वो यहां पे डाउन में आ जाएगा। सेम अगर आप इसके लिए लिखें तो माइनस तो आएगा, रिएक्टेंट है, डेल्टा ऑफ BrO3 माइनस अपॉन डेल्टा टी, ये इसके लिए हो गया। उसके बाद H प्लस के लिए अगर देखें तो प्लस नहीं, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जब भी आप लिखेंगे तो इसका मतलब होता है आप लिख रहे हैं सबका, इसका डिसअपियर होने का क्या टाइमिंग है, इसका रेट डिसअपियर होने का क्या रेट है, तो वो हमेशा इक्वल टू में आएगा, कुछ प्लस जैसा चीज नहीं होता। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा 1/6 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज इन टाइम। आप प्रोडक्ट साइड लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अब ये गलती मैं किया हूं आप भी करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है। अब प्रोडक्ट में आइए तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन चेंज इन टाइम, कितने से डिवाइड करेंगे 1/3, ठीक है। वाटर के केस में 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल्टा टी। तो ये इस क्वेश्चन का रेट ऑफ रिएक्शन हुआ। ये सारी चीजें देखिए, रिएक्टेंट के सारे माइनस में, प्रोडक्ट के सारे प्लस में, जितने भी कोफिशिएंट है 5 1 6, सब डिनोमिनेटर 5 1 6 3 3 3 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे आपको CH4 मीथेनी लेके उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करके बना देंगे CO2 और H2O, ठीक है। मीथेन को लेके ऑक्सीजन के साथ CO2 और H2O दो चीज बना दिए, तो बस आपको नॉर्मली ऐसे दे देंगे कि ये 2 मोल है कंसंट्रेशन, या फिर कंसंट्रेशन ही सीधे दे देंगे, ठीक है। और बोल देंगे कि अगर हमें CO2 का निकल गया, H2O का निकल गया, तो आप बताइए मीथेन का क्या होगा। तो आप ऐसे ही जब रेट लिखोगे तो आपका हो जाएगा सिंपल। अगर आप चाहें तो हम 1-2 क्वेश्चन कर भी सकते हैं, बट बेटर ये होगा कि आप इस क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो एग्जाम्पल इस पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का 4.2। इस क्वेश्चन को, इस चीज को देखने के बाद आप कीजिए, ठीक है। और बहुत ही सिंपल वे में हम आपको बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन रेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन दिया तो सबसे पहले आप ऐसे ही रेट लॉ पे लगा के सारा लिख लीजिए। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपको समझ में आने लगा। टाइम दिया होगा डेल्टा टी की इतने टाइम इंटरवल में ये चीज मिल गया, कॉन्सेंट्रेशन आपको अगर Br माइनस दे दिया ये मिल गया। आपसे पूछ दिया ब्रोमीन का, डेल्टा टी इसमें भी सेम, डेल्टा टी इसमें भी सेम। डेल्टा टी नहीं दिया है तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी सेम होता है। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन इसका दिया है, इसका पूछा है, कितने के बराबर होंगे 5 का, बस स्टोइकियोमेट्रिक का मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं इस पे, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स मैथ्स वाले बच्चों के लिए सबसे इजी चैप्टर होना चाहिए, सबसे इजी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं टॉपिक पे, क्योंकि आज के दिनों में काफी मुश्किल होता है कि किसी को चैनल पे बैठाए रखना, कोई देख रहा हो। तो नेक्स्ट जो हमारा 4.2 टॉपिक स्टार्ट हुआ है, 4.2 टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें करना है, जिसमें सबसे पहले डिपेंडेंस ऑफ द कंसंट्रेशन, कि ऑब्वियसली कंसंट्रेशन रेट क्या लिख रहे हैं हम,
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन तो डिपेंड करेगा ही। जो सबसे पहला एक चीज इसमें सीखने लायक है वो है रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। इसी चीज को आज हमें पढ़ाना था मेन, रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट, और नहीं एंड होगा। मैंने और लिखा है पर और होगा नहीं क्योंकि ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। तो रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, राइटिंग मैंने अच्छी नहीं लिखी है आई कैन सी, बट कोई नहीं, आप सुन भी तो रहे हो। तो रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले कोई भी, जैसे कि देखिए रेट ऑफ रिएक्शन दिखाए थे, अभी हम रेट एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं। तो एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, एकदम जनरल, एकदम ऐसा जनरल कि आप एकदम देखिए, ए स्मॉल है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कैपिटल ए प्लस बी, बी जो हमें दे रहे हैं स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस डी, डी। ठीक है, ये हमारा बहुत ही सिंपल सा एक हमने लिया हुआ रिएक्शन जिसके अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, ए बी सी और डी, और ए कंपाउंड है बी सी और डी, ये सारे। अब इसका जो रेट एक्सप्रेशन होगा इसी से हम आगे का हमेशा करते रहेंगे। इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो रेट एक्सप्रेशन हम हमेशा रिएक्टेंट साइड से लिखते हैं, तो इसमें एक के आएगा। सॉरी, थोड़ा और पीछे से चलते हैं। रेट हमारा इस चीज का कोई भी रेट, देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट हम हमेशा बराबर कर ही देते हैं, जो हमने एक क्वेश्चन पहले पढ़ा है, इसके ठीक पहले जो एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो इस जगह पे हमें ये देखना है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, ए के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के, इन दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ए और बी के। ठीक है, जो हमारा रेट है इन दो चीजों के ऊपर एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट अब इसमें हम जो कोएफिशिएंट लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं एक्स और वाई। ठीक है, हम ये वाले कोएफिशिएंट नहीं लिख रहे हैं ए और बी, हम एक्स वाई लिख रहे हैं। कोई भी रेट इस रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये एक्स वाई पावर आया है कि कितने नंबर ऑफ ए होंगे कितने नंबर बी होंगे हमें नहीं पता। अब इसको अगर हम चेंज करें तो यहां से रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा के, जो सबको पता है हमेशा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब भी हटता है तो एक के आता है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई। अब इस चीज के ये जो भी लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज एक्स और वाई क्यों लिए हैं, तो इसको समझने के लिए थोड़ा देर वेट कीजिए, आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, तो इसको देखिए, हम रेट पे यहां पहुंच गए, यहां से रेट आ जाएगा डी आर बाई डी टी। ठीक है, विच कम्स आउट टू बी के ए एक्स बी वाई। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन हमारा आया है ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, इस एक्सप्रेशन को हमेशा याद रखिए आप। इस एक्सप्रेशन से ही आधे से ज्यादा चैप्टर में चीजें होंगी। कभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, कुछ भी होगा, हम इसी पे वैल्यू पुट करेंगे। इससे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं। अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये जो आपका फॉर्म है, ये जो हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल डी आर बाई डी टी, तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इसको बोलते हैं, रेट इक्वेशन इसी को बोलते हैं। के जो हमारा आया है, के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ये जो रेट आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद क्या आया है, इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ओके, अब ये रेट लॉ का एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या है, देखिए लिखा है द रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, जो हमारा रिएक्शन में ए और बी है उसी को लिखा है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर एक्स और वाई, रेज टू सम पावर, कुछ पावर उसके ऊपर हम रखे हैं क्योंकि हमने एक्स वाई रखा, देखिए ए बी नहीं रखा है।
अगर ए बी रखते तो हम सीधे बोलते कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट एक्स वाई रेज टू सम पावर, ठीक है, विच मे और मे नॉट बी द सेम विद द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखिए रेट लॉ का आपसे कोई एक्सप्रेशन पूछे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन होता क्या, तो आप साफ साफ बोलेंगे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन ये होता है जिसमें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट क्या ईच रिएक्टेंट बोलो ए बी, सबके ऊपर एक हम पावर रखते हैं, एक पावर ऊपर रखते हैं एक्स वाई या इमेजिनरी एक्स वाई कुछ पावर रखते हैं कोई नंबर, वो पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज का जवाब आप जरूर जानना चाहोगे कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता, तो अभी पूरा चैप्टर बचा है, इसी चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी चीज के ऊपर क्वेश्चन होगा, सारी चीजें होंगी। तो ये एक्स वाई ए बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसी चीज को अभी हमें समझना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां से जब हमने ये लिख दिया तो अभी आपको मैं दिखाता हूं कि इससे हम क्या करेंगे। देखिए अब जैसे इस रिएक्शन की जगह हमें इसको दिमाग में याद रखिएगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई। अब एक ये रिएक्शन ले लीजिए, 2NO2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स NO2, ठीक है। अब इसका अगर हमें रेट लिखना होगा, ठीक है, तो इसका रेट लिखने का मतलब क्या होगा कि रेट हम लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के NO गैसियस है, ठीक है, इंटू O2, इस पे x इस पे y, ठीक है, इस पे x आ गया इस पे y आ गया। अब अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको पता चले कि रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया है, ये x और y, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ये लास्ट चीज है, ठीक है। तो देखिए इस x y के बारे में हमें ये समझना है कि ये x और y, ये दोनों चीजें जो है x और y, इनको हम निकालते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे? अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ NO यानी इसको डबल किया, यानी इसकी वैल्यू अगर 2 थी हमने 4 किया, और आप सोचो रेट 4 टाइम्स आ गया, ठीक है, रेट हमने इसको 2 टाइम्स किया और रेट 4 टाइम आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 के पावर x इक्वल टू 4। रुकिए थोड़ा बैच दिखाते हैं। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को जो एक्सपेरिमेंट में हम करते हैं, ठीक है, अगर हमने NO के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, तो डबल करते ही क्या हुआ, रेट हमारा, हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि रेट 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। जब हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO को डबल किया तो रेट हमारा 4 टाइम्स हो गया, तो क्या होगा, देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO x। अब NO को हमने क्या किया था, ट्वाइस, तो 2 के पावर x और आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या आया, 2 के पावर x बाहर आ गया, NO के पावर x और O2। अब यहां से अगर हम देखें तो क्या आएगा, देखो ये सारा चीज, जो ये सारा चीज है, ये और ये देखो सेम बराबर है ना, रेट इज इक्वल टू कितना, के NO इंटू एक्स, और ये, तो यहां से 4 टाइम्स ऑफ रेट अगर हम लिखें, और ये के NO और O2, के NO और O2, रेट इंटू 2 के पावर x, तो देखो रेट कट गया। अब 2 के पावर x 4 के बराबर कब होगा, 2 के पावर x 4 के बराबर कब होगा, जब x इक्वल टू 2 होगा, यानी 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी x कितना कि 2, तो हम बोलेंगे कि x हमारा क्या है, 2। सेम एक्सपेरिमेंट ऐसे ही y के साथ अगर करो और y पे कुछ फर्क ही ना पड़े, जब कंसंट्रेशन ऑफ O2 डबल किए तो रेट भी डबल हुआ, समझ रहे हो, यानी 2 के पावर y इक्वल टू कितना आया, 2, तो y कितना है, 1। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके हम x और y निकालते हैं। जब x और y, इसका अगर जैसे 2 आया, यहां पे पुट किया और वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आ जाए तो हम बोलते बराबर आ गया, अदरवाइज हम बोलते नहीं आया। बट हम कभी नहीं बता सकते कि वो उतने ही होगा या क्या होगा, ठीक है। उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए होते हैं, और वो एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन होते हैं क्वेश्चन में। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछेगा कि रेट ये है, आप रेट किसी भी रिएक्टेंट का लिखो, और आपसे सीधे कभी नहीं पूछ ही नहीं सकता
क्या बताओ रेट की क्या होगा, इसका रेट एक्सप्रेशन आपने लिख दिया। अब बताओ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पावर क्या होगा, इसके लिए आपको डेटा देगा प्रॉपर, ठीक है। आप एक भी क्वेश्चन करोगे आपको हल्का से भी आइडिया होगा। अब ये जब चीज हमारी आ जाती है, जब हम रेट लिखना सीख जाते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट चीज आता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए तो हम नया हेडिंग में नहीं डालेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दोनों का सम होता है, यानी कि अगर हम x प्लस वाई कर दें तो यही हमारा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर हमने x प्लस वाई कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो हमारा रेट एक्सप्रेशन में पावर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग के पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ समथिंग के पावर y, वही हमारा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम उनको ऐड कर दें तो सीधे हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता है, ठीक है। तो हमने आज 3 चीजें पढ़ी हैं, रेट एक्सप्रेशन, रेट कैसे लिखते हैं सारा सारा, रेट एक्सप्रेशन पढ़े, रेट कांस्टेंट पढ़े, और फिर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़े, ठीक है, कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन बता, अगर x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई जोड़ के 1 आ रहा है तो हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। x प्लस वाई जोड़ के 2 आ रहा है तो हम बोलेंगे क्या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे ही हम करते हैं। तो अभी आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर ही तक पढ़ते हैं, थर्ड ऑर्डर आप जान जाओ वो बहुत है, बस उसके ऊपर नहीं जानते, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सेकंड ऑर्डर तक ही है, जिसमें जीरो ऑर्डर भी आता है। कि जीरो ऑर्डर कैसे आएगा, सोचो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और x प्लस वाई इक्वल टू जीरो कैसे होगा, और कॉमन सेंस लगाओ, ये x के पावर और y के पावर ये निगेटिव में तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली ये कंसंट्रेशन के साथ है, नेगेटिव माने का मतलब क्या है, इसको डिनोमिनेटर में नहीं, नेगेटिव नहीं होंगे, एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन जीरो होंगे। फ्रैक्शन हो सकते हैं, 1/2 हो सकते हैं, 3/2 कुछ भी हो सकते हैं, पर नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो कब होगा, जब x और y दोनों जीरो। अब जब दोनों जीरो हो जाएंगे तो इसका मतलब समझते हो कि तुम कंसंट्रेशन जितना भी बढ़ाओ कुछ रेट पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझे, कि कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो और कुछ भी रेट पे फर्क पड़ ही नहीं रहा। उसी को हम बोलते हैं, एक टॉपिक ओवर भी पढ़ लेते हैं, वेट, जब हम यहां तक आ गए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लिए, इस रिएक्शन को भी हटा देते हैं, किसी काम का नहीं है। तो यहां से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। अब अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद हम तुमसे पूछे ये रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, हमें इसकी यूनिट निकालनी है कि यूनिट क्या होगा, यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है 1 नंबर वाला। 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो रेट कांस्टेंट को अगर हम के को देखें सही से तो क्या होगा, देखो के का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे तो क्या आएगा, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO और O2 लिखने की क्या जरूरत है, NO और O2 लिखने का मतलब चलो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट क्या देगा, रेट अपॉन ये। अब रेट को अगर हम देखें इसको, तो रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ये आ गया रेट इनटू, ये रेट की यूनिट होगी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम अपॉन ए और बी। अब इनके साथ क्या होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब जब यूनिट निकाल लें तो x प्लस वाई को हम सीधे यहां पे n लिख दिए, देखो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ n, और n क्या होगा हमारा, n हमारा होगा x प्लस वाई। ऐसा बहुत रेयर चांस होगा कि कोई ये समझ नहीं रहा होगा। बात क्या है, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और अभी हम सिर्फ यूनिट पे जा रहे हैं, तो दो कॉन्सेंट्रेशन मिलेंगे, दो कॉन्सेंट्रेशन को सीधे जोड़ सकते हो ना अगर यूनिट पे कर रहे हो तो x प्लस वाई को जोड़ के हम n लिख रहे हैं, यहां पे हमने n लिख दिया। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कैसे हम यूनिट निकालेंगे, तुमसे हम पूछे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब x प्लस वाई क्या आएगा, जीरो, x प्लस वाई जीरो आएगा। और हम तुमसे पूछे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू यूनिट क्या होगा, तो देखो ये चीज हो गई जीरो, ये पावर पे जीरो हुआ यानी कॉन्सेंट्रेशन 1 आ गया, कॉन्सेंट्रेशन के पावर जीरो इक्वल टू 1, किसी भी चीज के पावर जीरो होता है तो वो 1 हो जाता है, 1। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, तो जीरो ऑर्डर, अगर के हमारा जीरो ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर
तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, टाइम कम सेकंड में ले रहे, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो गया, इतना हो गया। अब इसी चीज को देखो, जीरो ऑर्डर के लिए हो गया। अब किया हम तुमसे फर्स्ट ऑर्डर का कितना होगा, के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कि जिसका ऑर्डर 1 हो, ऑर्डर 1 यानी x + y क्या होगा 1, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कट जाएगा, यूनिट क्या आएगा पर सेकंड। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया। सेकंड ऑर्डर के लिए देखें, सेकंड ऑर्डर के लिए देखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 से 1 1 कट जाएगा, ये ऊपर वाले को इसने काट दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम दोनों नीचे आ गया। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या था, मोल पर लीटर, अब 1/मोल पर लीटर क्या होगा, लीटर पर मोल इंटू पर सेकंड, हर केस में नीचे। तो देखो ये सेकंड ऑर्डर तक आपको पढ़ना, सेकंड ऑर्डर तक मैंने लिख दिया। फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो मोल पर लीटर पर सेकंड, बहुत सिंपल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कट जाएगा, आ जाएगा पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर होगा तो मोल पर लीटर ठीक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नीचे एक ज्यादा आ गया, लीटर पर मोल पर सेकंड। तो ये रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमने पढ़ रखा, ऑर्डर पढ़ लिया, यूनिट पढ़ लिया, ठीक है, रेट एक्सप्रेशन पढ़ लिया। थोड़े से क्वेश्चन लगाइए, एवरेज और इंस्टेंटेनियस के ऊपर जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है उसको लगाइए, थोड़ा उसको आपको लगाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और अच्छा है ये चैप्टर, बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा पढ़ते रहिए, इंटरेक्ट करते रहिए, और जो भी डाउट्स हो या फिर कोई इसमें से डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की क्लास यही समाप्त होती है।